अपनी जो फर्दर आगे की स्टडी है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो इन माय लास्ट क्लास मैंने आप सभी को बताया था अबाउट डिजास्टर एंड इट्स मैनेजमेंट, कि डिजास्टर क्या होता है एंड उसका मैनेजमेंट क्या होता है एंड उसके टाइप्स क्या होते हैं। ये 3 एस्पेक्ट पे हमने हमारी लास्ट क्लास में स्टडी किया था। अब हम इसके आगे जाने वाले हैं। जब हम इसके आगे जाते हैं तो सबसे पहले रिवीजन करना जरूरी हो जाता है, जिससे हमारा जो पुराना कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। सो व्हाट इज डिजास्टर, हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी। अ डिजास्टर इज अ नेचुरल और मैन मेड इवेंट विच रिजल्ट्स इन वाइड स्प्रेड ह्यूमन लॉस, प्रॉपर्टी लॉस एंड लाइवलीहुड लॉस। फिर हमने देखा था बेसिकली देयर आर अराउंड 4 टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, लाइक एटमॉस्फेरिक डिजास्टर, टेरेस्टेरियल डिजास्टर, एक्वेटिक डिजास्टर एंड बायोलॉजिकल डिजास्टर। जब हमने डिजास्टर को समझ लिया था कि व्हाट इज डिजास्टर, आफ्टर दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर को क्यों, कैसे और किस तरह से मैनेज किया जाता है वो। तो डिजास्टर मैनेजमेंट समझने के लिए क्विक एंड शॉर्ट डेफिनेशन हमने स्टडी की थी, जिसमें कहा गया है अ कंटिन्यूअस एंड इंटीग्रेटेड प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, organizing, coordinating, and implementing measures which are necessary for fight any disaster or rescue any disaster। ये सारे डिजास्टर मैनेजमेंट के पार्ट होते हैं। मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, डिजास्टर को मैनेज करना विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन एंड करेक्टिव और इम्प्लीमेंटिव मेजर्स। ये सारे मेजर्स हमने हमारी लास्ट क्लास में समझे थे, स्टडी किए थे। जैसे मैंने आपको बताया था प्रिवेंशन ऑफ डेंजर और थ्रेट ऑफ एनी डिजास्टर क्या होता है, कैसे मैनेज किया जाता है, इसकी कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपको दिए थे। फिर इसके बाद मैंने रिडक्शन ऑफ रिस्क ऑफ एनी डिजास्टर और इट्स जो सीवियरिटी है और कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनको फाइंड आउट करना और उनको ओवरकम करना हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। कैपेसिटी बिल्डिंग, जिससे हम किसी भी डिजास्टर को फाइट कर सकें और मैनेज कर सकें। प्रिपेयरनेस टू डील विथ एनी डिजास्टर, ये भी हमने देखा था। प्रमोट रिस्पॉन्स टू एनी थ्रेटनिंग डिजास्टर सिचुएशन और डिजास्टर्स, ये भी हमने अपनी लास्ट क्लास में देखा था। अगर आपको याद हो तो हमने सी शोर या बीचेस का एग्जाम्पल लिया था कि बीचेस में अलार्मिंग सिस्टम्स लगाए जाते हैं, जिससे सुनामी या जो स्ट्रॉन्ग वेव्स होती हैं उनको हम पहले से उनसे हम पहले अपने जो ह्यूमन लाइफ्स हैं उनको बचा सकें, प्रॉपर्टीज को बचा सकें। फिर हमने देखा था असेसिंग ऑफ सिवियरिटी और मैग्नीट्यूड इफेक्ट ऑफ द डिजास्टर, किस तरह से उसको असेस करेंगे। इवैक्यूएशन, रेस्क्यू एंड रिलीफ की प्रोसेस हमने जानने की कोशिश की थी कि ये जो प्रोसेस है वो किस तरह से अपना काम करती है और किस तरह से आफ्टर डिजास्टर रिकवरी, रिस्पॉन्स एंड रेस्क्यू किया जाता है। एंड रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन के बारे में भी हमने जाना था कि आफ्टर डिजास्टर रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन की प्रोसेसेस को किया जाता है। सो नाउ अब हम आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं कि इसके बाद की प्रोसेस क्या है। सो इसकी बाद की प्रोसेस थी फेजेस ऑफ डिजास्टर। फेजेस ऑफ डिजास्टर, जिसका हमने पहले डिस्कशन कर लिया था, जिसमें मिटिगेशन, प्रिपेयरनेस, रिस्पांस एंड रिकवरी, ये 4 फेजेस हमने देखे थे जो कि इंटीग्रेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोसेस का पार्ट होता है। व्हाट इज इंटीग्रेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट? ऐसी प्रोसेस और ऐसी जो टर्मिनोलॉजी है जिसमें फिक्स्ड फॉर्म में या फिक्स्ड वे में हम डिजास्टर्स को मैनेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिटिगेशन के अंदर हमने डिजास्टर्स को जोन में डिवाइड किया था, पब्लिक एजुकेशन प्रोवाइड की थी, वल्नरेबिलिटी का एनालिसिस किया था। ये प्री डिजास्टर फेज है। फिर उसके बाद प्रिपेयरनेस, मतलब जब ये डिजास्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है एंड हम सोच रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं कि मे बी हमारे एरिया में अर्थक्वेक आ सकता है, मे बी हमारे एरिया में ड्रॉथ हो सकता है या फ्लड हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कहाँ होगा, किस जोन में होगा? नदी के से फ्लड आता है तो नदी के आसपास का कोई जोन होगा, वहां पे हाई रिस्क होगा। इस तरह की जो प्लानिंग की जाती है वो मिटिगेशन प्रोसेस के अंदर आती है। फिर हमने डिस्कस किया था अबाउट प्रिपेयरनेस। सो जब हम बात करते हैं प्रिपेयरनेस की, सो प्रिपेयरनेस वो फेज है जिसमें प्रिपेयर किया जाता है, सोसाइटी को प्रिपेयर किया जाता है, सिटीजन्स को टू डील विथ डिजास्टर। कब किया जाता है ये? जब अलार्म्स
एक्टिव होते हैं जब जो हमारी वार्निंग्स है वो इशू होती हैं और बचने के लिए उपाय किए जाते हैं। सो इसमें प्रिपेयरनेस प्लान्स बनाए जाते हैं, इमरजेंसी एक्सरसाइजेस की जाती हैं, ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, वार्निंग सिस्टम। अगर हम रिसेंट पैंडेमिक कोविड जो चल रहा है उसका अगर एग्जाम्पल इसके साथ सेट करना चाहे प्रिपेयरनेस के लिए, तो फर्स्ट जब कोविड फर्स्ट टाइम जब कोविड हमारी कंट्री में आया था, at that time we don't have that much of medical facility or that much of other knowledge about the covid. That's why last year 2 से 3 months का लॉकडाउन हम सभी ने फेस किया था। आफ्टर दैट लॉकडाउन ओपन हुआ, सभी को प्रिपेयरनेस की जा रही थी, ट्रेनिंग दी जा रही थी, कहा जा रहा था सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड सैनिटाइजेशन। जितना प्रिपेयर हो सके लोग उतना हुए, बचे। सेकेंड में इमरजेंसी एक्सरसाइजेस कराई गई थी कि भाई अगर कोविड बढ़ता है, कोविड ज्यादा फैलता है, तो उसको मैनेज करने के लिए हॉस्पिटल्स के पास क्या व्यवस्था होनी चाहिए, मेडिकल स्टाफ के पास क्या व्यवस्था होनी चाहिए, जो नॉर्मल सिटीजन हैं उनको कैसे रिएक्ट करना चाहिए ड्यूरिंग कोविड, ये सभी इंस्ट्रक्शंस हमको सिखाए गए थे। वार्निंग सिस्टम रेगुलर हम देख रहे हैं, टीवी न्यूज चैनल्स पे आ रहा है कि कोविड धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रहा है, सेकेंड वेव का पीक आने वाला है, तो प्लीज बी प्रिपेयर, घर में रहिए, सेफ रहिए। ये सभी हमारी इमरजेंसी एक्सरसाइज एंड ट्रेनिंग का पार्ट होती हैं। एंड देन वार्निंग सिस्टम्स इशू किए जाने लगे कि भाई बेड खत्म हो रहे हैं, चीजें महंगी हो रही हैं, पल्स ऑक्सीमीटर नहीं मिल रहा, अदर इक्विपमेंट्स नहीं मिल रहे, तो अभी भी आपके पास टाइम है, आइसोलेट हो जाइए, अपने आप को बचाइए, बिकॉज अभी पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है। तो ये सभी प्रिपेयरनेस के अंदर हो रहा था। अब बारी आ जाती है रिस्पॉन्स की। जब डिजास्टर फेस कर रहे हैं, ड्यूरिंग द डिजास्टर रिस्पॉन्स कैसे हम लाइफ्स को सेव करें मैक्सिमम, कैसे हम लोगों को सेव करें, बचाएं, मैक्सिमम पॉपुलेशन को बचाएं, और किस तरह से हम जो इकोनॉमी है, जो लाइवलीहुड्स हैं पर्सन्स की, उनको सेव करें। और इस फेज में सबसे इंपॉर्टेंट होता है पब्लिक वार्निंग सिस्टम। अगर मैं बात करूं सुनामी आने वाली है या फिर कोई तूफान आने वाला है सी शोर पे, तो अलार्म्स के थ्रू बताया जाता है, न्यूज के थ्रू बताया जाता है, पब्लिक नोटिस के थ्रू बताया जाता है कि भाई बचिए, ये पर्टिकुलर डिजास्टर होने के लिए वार्निंग्स मिल रही हैं, है ना। फिर इमरजेंसी ऑपरेशंस जो अभी चल रहे हैं, बाहर से मदद मंगवाई जा रही है, टेम्परेरी आइसोलेशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, टेम्परेरी ट्रीटमेंट सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, बेड कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है, होम आइसोलेशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो ये अभी इमरजेंसी ऑपरेशंस रनिंग है अगर हम कोविड के टर्म्स में बात करें। एंड फिर उसके बाद आ जाता है हमारा सर्च एंड रेस्क्यू। अगर आपको केदारनाथ जो है याद हो, तो वहां पे 1 वीक के बाद सर्च एंड रेस्क्यू स्टार्ट हो पाया था ड्यू टू हैवी रेनफॉल। तो सर्च में जितने भी सर्वाइवल्स हैं, कैजुअलिटी के बाद उसके अलावा जितने भी सर्वाइवल बचते हैं उनकी सर्च की जाती है, एंड जो पीपल्स फंस गए हैं उनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है। ये ड्यूरिंग द डिजास्टर होता है। जब हर साल मानसून टाइम में हम देखते हैं कितनी ही ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लड आता है, और हम देखते हैं कि किस तरह से आर्मी, एनडीआरएफ, डीडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिनका फुल फॉर्म नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिलीफ फोर्स है, जो सिटीजन्स होते हैं उनको रेस्क्यू करती है, इवैक्यूएट करती है और उनका रिहेबिलिटेशन करती है, जो कि हमारी नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोसेस है, जिसको हम रिकवरी फेज के नाम से जानते हैं। ये इंटीग्रेटेड फेज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है, लास्ट। तो रिकवरी में क्या होता है, नाम में ही रिकवर करना है। अगर आप बीमार हैं, अगर आप मेंटली फिट नहीं है, फिजिकली फिट नहीं है, आफ्टर फेसिंग पर्टिकुलर डिजास्टर, तो आपको ट्रीटमेंट दिया जाना है। यू डोंट हैव हाउस, तो आपको हाउस, शेल्टर एंड क्लोथ्स, फूड, वाटर प्रोवाइड किया जाएगा, सैनिटाइज फूड एंड वाटर प्रोवाइड किया जाएगा, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, सभी को काम एंड कूल मैनेज किया जाएगा, डिफरेंट जो पैरामीटर्स है उन पे टेस्ट किया जाएगा, और उनकी जो नॉर्मल लाइफ है उसको वापस लाने के लिए ट्राई किया जाएगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हुआ है उसको वापस से मैनेज करने के लिए ट्राई किया जाएगा। तो दिस इज द इंटीग्रेटेड प्रोसेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसमें मिटिगेशन फर्स्ट है, उसके बाद प्रिपेयरनेस है, उसके बाद रिस्पॉन्स है, एंड लास्ट रिकवरी है। यू हैव 2 minutes। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हो तो ओपन योर माइक वन बाय वन एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चन। सो मैं वो पॉइंट आपके लिए एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगी। Raise your hands if you have any doubts. Any doubts? No, ma'am.
ओके, सो कंटिन्यू करें आगे, अगले स्लाइड पे हम चलें। यस मैम। ओके, सो अब हम जब अगले स्लाइड पे जाते हैं तो जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है वो हमें टाइप्स ऑफ डिजास्टर बता रहा है, ठीक है। नेचुरल डिजास्टर होता है, एक मैनमेड डिजास्टर होता है, बट इन माय टर्म्स बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिजास्टर। देखिए, 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक बुकिश एस्पेक्ट जो प्रूवन है, जिनकी बुक्स में डिस्क्रिप्शन है, जिनका ओवरऑल एक्सेप्टेंस है, एक वो जो आपकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से चीजें बनती हैं। तो इन टर्म्स ऑफ बुक देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिजास्टर एंड मेरे लिए 3 टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स होते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। पहले हम बुक का पढ़ते हैं, फिर मैं अपना बताऊंगी। सो बेसिकली नेचुरल डिजास्टर एंड मैन मेड डिजास्टर, ये दोनों टाइप के डिजास्टर हम जानते हैं क्या होते हैं, हम KG1 फर्स्ट क्लास से डिजास्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। नेचुरल कारण, नेचुरल कॉजेस की वजह से जो डिजास्टर होते हैं, नेचर के ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से जो डिजास्टर होते हैं, वो सभी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं। इनके 4 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं, मेथोलॉजिकल डिजास्टर, ट्रोपोलॉजिकल डिजास्टर एंड एनवायरमेंटल डिजास्टर। फिर मैन मेड डिजास्टर ऐसे डिजास्टर्स होते हैं जो ह्यूमंस की गलती से, हमारी लापरवाही से होते हैं, वो मैन मेड डिजास्टर होते हैं, या हमारी ओवर डिजायरनेस के कारण होते हैं, वो सभी जो है हमारे मैन मेड डिजास्टर है। जैसे टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स एंड सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज, ठीक है। सो क्या मुझे कोई इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट या इंडस्ट्रियल डिजास्टर का एग्जांपल देगा एनीवन? मैम पॉल्यूशन का एक मैम वो हाँ अल्पना बोलो बेटा। मैम भोपाल गैस कुछ समथिंग था ना। बिल्कुल बिल्कुल, भोपाल गैस ट्रेजेडी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल डिजास्टर का, जिसमें मीथेल आइसोसाइनाइड नाम की गैस एनवायरमेंट में लीक हो गई थी। वो फर्टिलाइजर कंपनी थी जो पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स बनाया करती थी एग्रीकल्चर के लिए। डाउ केमिकल की जो थी, वो कंपनी का नाम डाउ केमिकल था। एंड एक रात उस फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम की जो है पॉल्यूटेड गैस, डेंजरस गैस जो ह्यूमंस के लिए ठीक नहीं होती, जहरीली होती है, वो लीक हुई और हजारों डेथ उस पर्टिकुलर मोमेंट में हुई, ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स, एंड आप ये समझिए अभी तक कई सारी जनरेशंस पे उसका इम्पैक्ट है, ठीक है। और सिक्योरिटी रिलेटेड डिजास्टर को एक्सप्लेन कर सकता है क्या होता है सिक्योरिटी रिलेटेड डिजास्टर? एनीवन? सिक्योरिटी रिलेटेड डिजास्टर ये भी मैनमेड डिजास्टर है। जितेंद्र सिंह कुशवाहा, क्लास में हो आप? ओके, सिक्योरिटी रिलेटेड डिजास्टर अर्पित बता सकते हो क्या होता है बेटा? मैम एग्जैक्टली आइडिया नहीं है। जो पता है वो बताओ, सही बताने के लिए मैं हूं। मैम आपकी वॉइस आई थिंक नहीं आ रही है, नो प्रॉब्लम। सिक्योरिटी रिलेटेड डिजास्टर्स वो सारे डिजास्टर्स होते हैं जो कि वॉर रिलेटेड होते हैं, टेररिज्म रिलेटेड होते हैं, पुलिस रिलेटेड होते हैं। दंगा जो होता है वो भी सिक्योरिटी रिलेटेड डिजास्टर्स होते हैं, जहाँ पे ह्यूमन लाइफ, प्रॉपर्टीज, लाइवलीहुड का ह्यूज लॉस होता है। अगर हम बात करें वॉर की तो जो हमारी 2 मेन वॉर्स हमने देखी, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, जिसमें पूरी की पूरी जनरेशन की जनरेशन खत्म हो गई। हम खुद इंडियन कल्चर में एक बहुत बड़ी वॉर के बारे में जानते हैं जिसको महाभारत कहा जाता है, जिसमें इंडियन सोसाइटी को बिल्कुल पलट के रख दिया, बड़े बड़ी सिविलाइजेशंस जिसमें खत्म हो गई। फिर इंडिया पाकिस्तान में हमेशा वॉर सीन्स चलते रहते हैं। कारगिल का जो वॉर था वो बहुत रिमार्केबल है, एज वेल एज टेररिस्ट अटैक, मुंबई अटैक, फिर जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था वो अटैक। कितने ही अटैक्स की हिस्ट्री है जिसमें ह्यूमन लॉस, ह्यूमन लाइफ लॉस, ह्यूमन प्रॉपर्टी लॉस, एनिमल लॉस हम देखते हैं। सो मैन मेड डिजास्टर्स में हमने टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर देखा, जिसमें आता है हमारा साइबर क्राइम, जिसमें आता है हमारा रेडिएशंस,
जिसमें आता है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, है ना। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स में हमने क्या देखा, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स में हमने भोपाल गैस देखा, फिर उसके बाद जापान में जो न्यूक्लियर लीकेज हुआ था वो हम इसमें एज ए एग्जांपल ले सकते हैं। सिक्योरिटी रिलेटेड में टेररिज्म, वॉर एक्सेट्रा हम देख सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये दो टाइप के डिजास्टर हो गए। कुछ डिजास्टर ऐसे होते हैं एज पर माय ओपिनियन जो ना नेचुरल डिजास्टर होते हैं फुल्ली, ना मैन मेड होते हैं, वो नेचर और मैन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। बेसिकली ये वो डिजास्टर होते हैं जो नेचुरल होते हैं बट बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंडस्लाइड्स, रेगुलर डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि रेगुलर डिफॉरेस्टेशन से लैंडस्लाइड्स होते हैं। एंड जो नदियां होती है उनका वाटर लेवल रिड्यूस हो जाना, है ना, ग्राउंड वाटर लेवल कम हो जाना, ये सभी नेचुरल डिजास्टर तो है बट बिकॉज ऑफ ह्यूमन निग्लिजेंस, ह्यूमन जो इंटरफेरेंस है उसके कारण होते हैं। जैसे अगर आप एक एग्जांपल लें तो सिटीज में ऑलमोस्ट हर तीसरे घर में बोरिंग होता है। बोरिंग तो होता है मगर वाटर हार्वेस्टिंग नहीं की जाती, मतलब आप धरती से पानी तो निकाल रहे हो मगर धरती में पानी वापस नहीं डाल रहे। तो ये आपकी इग्नोरेंस एज ए ह्यूमन, हमारी इग्नोरेंस के कारण कुछ समय बाद उस धरती में पानी नहीं बचता और हमारे एरिया को ड्रॉथ फेस करना पड़ता है। सो ह्यूमंस ने भी एक डिजास्टर क्रिएट करा है, एक नहीं, इस तरह के कई डिजास्टर्स हैं जो है तो नेचुरल बट ड्यू टू ह्यूमन नेग्लिजेंस होते हैं। सो दो टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स हमने देखे और इनके सब टाइप्स हम देखते हैं। अब इनके अंदर और क्या क्या इंक्लूड होता है वो हम जानते हैं, समझते हैं और अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल को और बेटर करते हैं। सो मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर्स में क्या हो रहा है, मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर्स में फ्लड्स आ रहे हैं, सुनामी आ रही है, साइक्लोन, हैरिकेन, टाइफून, स्नो स्टॉर्म, ब्लिजार्ड्स एंड हिल स्टॉर्म्स आते हैं, है ना। एवलांचेस आते हैं काय में, अपने ट्रोपोलॉजिकल डिजास्टर्स में। अर्थक्वेक, वॉल्केनो इरप्शंस, लैंडस्लाइड्स, ये सभी कहाँ आते हैं, अपने ट्रोपोलॉजिकल डिजास्टर में, है ना। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट एनवायरमेंटल डिजास्टर, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग एंड अल्नीनो जो गैस है उसका जो एक्सेशन होना है वो, फिर ओजोन लेयर डिप्लेशन एंड यूवी रेडिएशन एंड सोलर, ये सभी के सभी हमारे एनवायरमेंटल डिजास्टर्स होते हैं। तो आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो, चाहो तो इनको नोट कर सकते हो। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होते हैं एज वेल एज हमें जब डिस्क्रिप्टिव आंसर्स मैं आपको दूंगी एज असाइनमेंट तो आपको ये मेंशन उसमें करना रहेगा। ओके, सो हमने नेचुरल डिजास्टर समझे क्या होता है, फ्लड, सुनामी, साइक्लोन, हैरिकेन, टाइफून, स्नो स्टॉर्म, blizzard, हिल स्टॉर्म, अर्थक्वेक, वोल्केनो इरप्शंस, लैंडस्लाइड, एवलांचेस, फिर ग्लोबल वार्मिंग हमने देखा, फिर हमने ओजोन लेयर डिप्लेशन देखा, यूवी रेडिएशन देखा, सोलर फेलियर्स देखा, ये सभी चीजें हमारे जो है नेचुरल डिजास्टर में। अब बारी आ जाती है मैनमेड डिजास्टर्स की। तो मैनमेड डिजास्टर में टेक्नोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल एंड वॉरफेयर डिजास्टर्स हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी में जो है ट्रांसपोर्ट फेलियर्स, हमने कुछ सालों पहले दिल्ली में एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट फेलियर देखा था जहाँ पे पूरी दिल्ली एक तरह से ब्लॉक हो गई थी एंड ना दिल्ली के अंदर कोई आ पा रहा था ना दिल्ली से बाहर कोई जा पा रहा था, ठीक है। उसके बाद पब्लिक पीस फेलियर हम अभी रिसेंटली देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं, कोई एग्जांपल देगा फटाफट से कि कहाँ अभी पब्लिक पीस फेलियर डिजास्टर चल रहा है? बंगाल। एग्जैक्टली बंगाल में, है ना। आफ्टर इलेक्शंस वहां पे और बिफोर इलेक्शंस भी वहां पे जिस तरह की इंसिडेंट्स हो रहे हैं, लोगों को अननेसेसरी मारा जा रहा है, चीजें जलाई जा रही हैं, किसके थ्रू किया जा रहा है, कौन कर रहा है, ये इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी, बट बिफोर इलेक्शन भी यही हुआ, आफ्टर इलेक्शन भी यही हुआ। तो ये पब्लिक पीस फेलियर का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। फायर आप सभी जानते हैं, हम इंदौरीज हैं और इंदौर के न्यूज़पेपर को अगर पढ़ते हैं तो डेली कोई ना कोई क्लॉथ फैक्ट्री में, क्लॉथ स्टोर में आग की हम खबरें देख रहे हैं, जिसमें प्रॉपर्टी लॉस के साथ साथ ह्यूमन लॉस भी होता है। इंडस्ट्रियल जो हमारे सेगमेंट के डिजास्टर्स हैं, केमिकल स्पिल और रेडियो एक्टिव स्पिल, ये दोनों के एग्जांपल्स हम पिछले स्लाइड में देख चुके हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। भोपाल गैस स्ट्रेटेजी बोल रही हूँ, भोपाल गैस ट्रेजेडी एंड एज वेल एज जो न्यूक्लियर लीकेज हुआ था जापान में वो। फिर वॉरफेयर,
है ना। वॉरफेयर का यहाँ पे सिक्योरिटी रिलेटेड डिजास्टर नाम था, देखो अगर आपको ध्यान हो सबसे नीचे सिक्योरिटी रिलेटेड डिजास्टर है ना। तो इसके अंदर क्या आ जाता है, वॉरफेयर। तो वॉरफेयर में क्या आता है, वॉर, टेररिस्ट अटैक, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, फिर सिविल अनसर्टेनिटीज, ये सभी चीजें हमारे वॉरफेयर डिजास्टर्स में आ जाती हैं। अब हम चलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिजास्टर्स की तरफ, ठीक है। सो बहुत फटाफट से आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का ये जो सब्जेक्ट है वो खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि बहुत सिंपल और बहुत इंटरेक्टिव सब्जेक्ट है। उसके बाद हमारे पास बहुत सारा टाइम रहेगा काफी सारे डिजास्टर्स के बारे में सीखने के लिए और उनकी जो है ड्यूरिंग डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड रिकवरी सिस्टम समझने के लिए। ओके, सो गिव मी अ मिनट, आई विल बी बैक, आई हैव अ इम्पोर्टेंट कॉल। Thank you for waiting. Let's start again. So factors affecting disasters हम देख रहे थे कि factors कौन से हैं जो डिजास्टर्स को इफेक्ट करते हैं, डिजास्टर के मैनेजमेंट को इफेक्ट करते हैं एंड हमारी प्रोसेसिंग को इम्पैक्ट करते हैं। वो सभी फैक्टर्स अफेक्टिंग डिजास्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो हमारे पास अभी दो फैक्टर्स हमको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, फर्स्ट वन इज होस्ट फैक्टर एंड सेकेंड वन इज एनवायरमेंटल फैक्टर। सो जब हम बात करते हैं होस्ट फैक्टर की, तो एज, फिर डिग्री ऑफ मोबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड इमोबिलाइजेशन जो स्टेटस होता है ऑफ द पर्सन, ये सभी चीजें हमारी होस्ट फैक्टर्स होती हैं। अगर बहुत कम एज के छोटे बच्चे हैं तो वो भी सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड होते हैं डिजास्टर से। एजेड पर्सन भी सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड होते हैं डिजास्टर से, उनकी मोबिलिटी कम होती है और उनको जो इमोशनल स्टेबिलिटी है वो भी कम होती है। सो ये होस्ट फैक्टर होता है जो कि इफेक्ट करता है डिजास्टर को और उसके मैनेजमेंट को। एनवायरमेंटल फैक्टर क्या होते हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, सोशल फैक्टर एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर। सो एनवायरमेंटल फैक्टर में पहला है हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजी बहुत कुछ किसी डिजास्टर को बड़ा या छोटा बना सकती है। किस तरह से आप साइकोलॉजिकली अपने पॉपुलेशन को ट्रीट करते हो, अपने जो सिटीजन्स हैं उनको ट्रीट करते हैं एज अ गवर्नमेंट, एज अ मैनेजमेंट या एज अ डिजास्टर मैनेजर्स, वो डिपेंड करता है आपके डिजास्टर के एनवायरनमेंट को, डिजास्टर सिचुएशन को मैनेज करने के लिए। फिजिकल फैक्टर्स में आ जाता है जो उस पर्टिकुलर एरिया का जो भी सराउंडिंग्स होता है कि किस तरह से आप डिजास्टर को मैनेज करने की प्रोसेस मेंटेन करेंगे। अगर आप किसी छोटे आइलैंड पे हैं सो वहाँ किस डिजास्टर मैनेजमेंट डिफरेंट होगा, हमारी तरह जो मैदानी एरिया है वहाँ है तो डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रोसेस अलग होगा। केमिकल फैक्टर्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इज कि अगर कहीं आग लग जाए, ये एग्जांपल है, उसके ऊपर ऐसे केमिकल्स का यूज किया जाए जिससे आग को बुझाया जा सके। कई सारे अदर हेल्पफुल केमिकल्स होते हैं जिनको हम मैनेज कर सकते हैं, बट इन अदर हैंड उन्हीं केमिकल्स की वजह से भी डिजास्टर होते हैं। सो केमिकल फैक्टर्स हो जाते हैं जो इफेक्ट करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट को। कई बार ये सीवियर करते हैं उसको और कई बार ये जो है कंट्रोलिंग में हेल्पफुल होते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स को अभी हम फेस कर रहे हैं ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसको हम कोविड वायरस या कोरोना वायरस के नाम से देख रहे हैं कि वो एक बायोलॉजिकल एलिमेंट है जिसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, बट वो बार बार एम्यूटेट होके वापस आ जाता है, किसी अदर फॉर्म में वापस आ जाता है, फिर अपने एंटीबॉडीज को चेंज कर देता है, फिर किसी और चीज को चेंज कर देता है। तो ये बायोलॉजिकल फैक्टर हो गया। सोशल फैक्टर में जो हम सबसे ज्यादा फेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट समझा रही है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट समझा रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पिछले 1.5 साल से लागू है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 डिजास्टर को कंट्रोल करने के लिए पिछले साल से हमारे देश में ऑलरेडी लागू है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जब लागू हो जाता है तो उस वक्त डिजास्टर को कंट्रोल करने के सारे राइट्स गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं। गवर्नमेंट अपनी तरह से हर वो फैसला ले सकती है जो डिजास्टर को कंट्रोल करने के लिए नेसेसरी होता है। तो ध्यान रखिएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का नाम है ना 2005 है उसका ईयर, ठीक है। और भी इसके बारे में हम आगे समझेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, बट आप लोगों को भी पढ़ना है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट क्या है। पांच टॉपिक पढ़ना है, क्या, कब, क्यों, कैसे और कहां। व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन एंड हाउ।
ठीक है, इस पे मैं भी आपको डिस्कशन दूंगी और आपको भी मुझे इसके पॉइंट्स बताने होंगे। ठीक है, चलिए अभी हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, जो हमारी नेक्स्ट, अपने पास अराउंड 5 मिनट्स और बचे हुए हैं, तो यस हम ये कैरेक्टरिस्टिक्स समझ सकते हैं नेक्स्ट 5 मिनट्स में। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट आर predictability, controllability, speed of onset, length of forewarning, duration of impact, scope and intensity of impact। ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजास्टर होते हैं कि हम डिजास्टर्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। 6 महीने से हमारे डॉक्टर्स, साइंटिस्ट और जो भी सभी कोविड को फॉलो कर रहे थे पर्सन्स, उनके लिए न्यूज़ मेंटेन कर रहे थे, उसको रोकने के लिए करेक्टिव मेजर्स ले रहे थे, बोल रहे थे कि अगर हमने सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड सैनिटाइजर एज वेल एज कोविड गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया तो हमारे लिए क्रिटिकल सिचुएशन आ सकती है, जो कि आ गई। एंड अभी रिसेंटली थर्ड वेव जिसकी इंटेंसिटी जो है सेकेंड वेव से भी कहीं ज्यादा होगी की वार्निंग दी जा चुकी है, प्रेडिक्टेबिलिटी की जा चुकी है, प्रेडिक्ट किया जा चुका है। तो एज अ सिटीजन हमारा ये काम है कि हम अवेयर रहें एंड अदर्स को भी अवेयर करें ड्यूरिंग डिजास्टर्स। कंट्रोलेबिलिटी, डिजास्टर्स को कंट्रोल किया जा सकता है करेक्टिव मेजर्स लेकर के एंड अवेयरनेस के थ्रू, बट समटाइम्स निग्लिजेंस की वजह से ये जो डिजास्टर्स हैं वो सीवियर फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। स्पीड ऑफ ऑनसेट, स्पीड ऑफ ऑनसेट मीन्स हमको ड्यूरिंग द डिजास्टर एंड बिफोर एंड आफ्टर द डिजास्टर अपना प्रॉपर ओवरऑल जो मैनेजमेंट है उसको जल्दी से जल्दी कम करना होता है, कवर करना होता है, बिकॉज एक लिमिटेड टाइम होता है फॉर डिजास्टर एंड इट्स मैनेजमेंट। अदरवाइज कैजुअलिटीज एंड लॉसेस बढ़ते चले जाते हैं हमारे डिजास्टर्स में। फिर नेक्स्ट है लेंथ ऑफ फोर वार्निंग्स। ये कितने पहले से हम वार्निंग्स दे सकते हैं। अगर सुनामी की हमको वार्निंग देनी है तो समुद्र में, कोस्टल एरियाज में वार्निंग अलार्मिंग सिस्टम्स लगाए जाते हैं। एंड सेम विथ वॉल्केनो इरप्शंस, सेम विथ हमको कोरोना के लिए भी पहले से बताया जा रहा था कि भी ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। जो टाइफून एंड साइक्लोन्स आते हैं उनके लिए भी प्री वार्निंग दी जाती है, फॉर वार्निंग दी जाती है। फिर ड्यूरेशन ऑफ इम्पैक्ट, आपको कभी याद होगा कि अगर समुद्र में कोई तूफान आने वाला होता है तो बताया जाता है कि 7 to 8 डेज, इतने आवर्स से इतने आवर्स तक तेज हवाएं चलने वाली हैं, बारिश होने वाली है। तो ये सभी इम्पैक्ट कितना टाइम तक रहेगा उस पर्टिकुलर डिजास्टर का, इसका एस्टिमेशन हमको देते हैं। लास्ट, स्कोप एंड इंटेंसिटी ऑफ द इम्पैक्ट, कि भाई क्या स्कोप है, क्या इंटेंसिटी है, कितना ज्यादा इम्पैक्ट करेगा हमारे प्रिपरेशंस को, हमारी कंट्री को या हमारी इकोनॉमी को, पर्टिकुलर डिजास्टर इस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक में उसको कंप्लीट किया जाता है, समझा जाता है। सो आज का टॉपिक मैं यहीं पे ओवर करूंगी। नाउ आपकी अटेंडेंस का